हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस वीडियो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं जिस पर डिटेल में बात होने वाली है। इंडिया ने बीजिंग ओलंपिक का डिप्लोमेटिक बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है। बीजिंग ओलंपिक आज से शुरू हो रहा है और क्या मामला है, कैसे बहिष्कार होगा, इसके बारे में बात करेंगे। इंडियन आर्मी के नए उप प्रमुख वाइस चीफ नियुक्त किए गए हैं। कौन है ये नए व्यक्ति? काबुल ब्लास्ट हुआ था पिछले साल, उसमें अमेरिका के कमांडो कई सारे मारे गए थे। उसके बारे में खुलासा हुआ है कि वो दिल्ली में सुसाइड मिशन पे आया हुआ था और रॉ ने, इंडियन जो स्पाई एजेंसी है रॉ, उसने पकड़ा हुआ था उसे। बाद में उसे CIA को हैंड ओवर किया था। तो क्या मामला है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये रहा सुसाइड बॉम्बर। एयर इंडिया को बेचने के लिए सरकार को बहुत बड़ी रकम बजट से निकाल के खर्च करना पड़ा है। तो कितनी रकम है, क्या मामला है? पुर्तगाल में फिर से प्राइम मिनिस्टर चुन लिए गए हैं जिनका नाता भारत से रहा है। तो कई सारे क्वेश्चन हैं और मैं हूं सन्मय प्रकाश। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और इस करंट अफेयर्स वीडियो में सबसे पहले शुरू करते हैं सवाल आपसे। सवाल आपसे है आज का कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक है 2022 का, उसके लिए भारतीय दल के शेफ डी मिशन यानी मिशन प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? इसमें से जो सही आंसर है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं इसका आंसर इस वीडियो के आखिरी हिस्से में दूंगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन होगा, भारत ने बीजिंग विंटर ओलंपिक के डिप्लोमेटिक बहिष्कार का ऐलान चीन के किस कदम के बाद किया है? आंसर होगा गलवान घाटी के चीनी कमांडर को मशाल देने के बाद। ओके, देखिए बीजिंग विंटर ओलंपिक यानी शीतकालीन ओलंपिक है, वो 4 से 22 फरवरी 2022 यानी आज ही से शुरू हो रहा है और भारत ने डिप्लोमेटिक बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। इसके उद्घाटन के एक दिन पहले ही यानी 3 फरवरी को इंडिया ने ऐलान किया। वजह यही है कि गलवान घाटी में जो घटना हुई थी उसका जो कमांडर है, रेजिमेंट कमांडर, ये रहा फोटोग्राफ, तो इसे मशाल वाहक बनाया गया है चीन के द्वारा, यानी टॉर्च बेरर। ओके, तो इंडिया ने कहा है कि ये राजनीति है और इस मुद्दे को इस बड़े खेल आयोजन में राजनीति के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो व्यक्ति है वो उन 1200 मशाल वाहकों में से एक है जिसे चीन ने ओलंपिक टॉर्च लेकर दौड़ने का मौका दिया है। ओके, तो बीजिंग ओलंपिक चल रहा है, तो ये किस तरह का राजनीतिक बहिष्कार होगा, क्या होगा इसमें? देखिए, इसमें पहले की तरह भारत के जो खिलाड़ी हैं बीजिंग विंटर ओलंपिक में हिस्सा लेंगे, लेकिन राजनयिक तौर पर यानी डिप्लोमेटिक तौर पर कोई भी भारतीय इसमें हिस्सा नहीं लेगा। मतलब कोई भी डिप्लोमेटिक अधिकारी इसमें हिस्सा नहीं लेगा। दरअसल होता यह है कि हर ओलंपिक में वहाँ जो उद्घाटन समारोह होता है और समापन समारोह होता है, उस दौरान हाई लेवल डेलीगेशन जाता है अलग अलग कंट्री से। तो इंडिया में हमेशा भेजता रहा है और उस देश में जो भारत के राजदूत होते हैं या उनके अधिकारी होते हैं वो वहाँ पर शिरकत करते हैं। तो भारत डिप्लोमेटिक बहिष्कार करते हुए इस बार कोई भी डिप्लोमेटिक डेलीगेशन बीजिंग विंटर ओलंपिक के लिए नहीं भेज रहा है। और अमेरिका सहित कई और देशों ने भी बहिष्कार किया हुआ है अलग अलग मुद्दे पर। जैसे किस किन देशों ने बहिष्कार किया हुआ है, तो ये न्यूज़ आप देख रहे हैं, द हिंदू में है न्यूज़। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, इसके अलावा लताविया, लिथुआनिया, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्वीडन, चेक रिपब्लिक, तो इन सब देशों ने बहिष्कार किया हुआ है। हालांकि इन सब देशों ने जो बहिष्कार किया है उसका मुद्दा अलग है। उन लोगों का कहना है कि जो चीन का शिनजियांग प्रांत है वहाँ पर मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। जो उइगर मुसलमान हैं उनके मामले के समर्थन में इन लोगों ने डिप्लोमेटिक बहिष्कार की घोषणा की हुई है अलग अलग देशों ने। लेकिन इंडिया ने क्यों किया है? क्योंकि गलवान घाटी में घटना हुई थी और उसके रेजिमेंट कमांडर को एक तरह से वहाँ सम्मानित करने का काम किया गया इतने बड़े आयोजन में। क्या हुआ था गलवान घाटी में? ये रहा प्यारा भारत। और चलते हैं गलवान घाटी मैप के थ्रू। तो यहाँ पर ये रहा गलवान घाटी। ये कहाँ पर है? लद्दाख में है। ये रही घाटी और ये रिवर है गलवान और ये गलवान की घाटी है। तो यहीं पर इस जगह पर इंडिया और चाइना के जो सैनिक थे उनके बीच में संघर्ष हुआ था। भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों के अवैध कब्जे का विरोध किया था और हालात खूनी हो गए थे। तो इसी दौरान कर्नल संतोष बाबू जो भारतीय अधिकारी थे, इनके सहित 20 जवान शहीद हो गए थे और चीन के 40 से ज़्यादा सैनिक मारे जाने की खबर है। हालांकि उसने कभी भी पूरी संख्या नहीं बताई, कहा कि 4 ही की डेथ हुई है।
लेकिन अभी जो हाल में खुलासा हुआ है, ऑस्ट्रेलियन एक अखबार है उसने खुलासा किया कि चीन के 40 से ज़्यादा जवान मारे गए थे। ओके, तो चीन ने क्या किया है? अब चीन ने यही किया कि इस घटना में शामिल जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA कहते हैं चाइनीज आर्मी को, तो उसके रेजिमेंट कमांडर क्यू फाबो, ये है व्यक्ति, इसको ओलंपिक की मशाल दे दी। इसी फरवरी में मशाल वाहक बना दिया। तो भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर अफसोस जताया, कहा कि ये बेहद अफसोसजनक है, रिग्रेटेबल है। इंडियन जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने ये कहा है और कहा है कि राजनीति की जा रही है चीन के द्वारा, तो इसी वजह से भारत राजनयिक बहिष्कार की घोषणा करता है। और इस ऐलान के बाद क्या हुआ है और भी कि जो दूरदर्शन है उसने ये ऐलान किया है कि हम जो शीतकालीन ओलंपिक है बीजिंग का, उसका उद्घाटन और समापन समारोह का प्रसारण, जो लाइव प्रसारण होता था, वो नहीं करेंगे विरोध के तौर पर। ठीक है, तो चीन में भारतीय राजनयिक है, आपको पता होगा दूतावास तो है ही, तो वहाँ पर जो दूतावास के अभी प्रभारी हैं, डी अफेयर्स कहते हैं, एकोनो ये विमल, वो अभी बीजिंग में सबसे सीनियर राजनयिक है। अगले राजदूत वहाँ पर यानी अगले एम्बेसडर इंडिया के प्रदीप रावत होंगे, लेकिन अभी वो ज्वाइन करने वाले हैं। और उससे पहले विक्रम मिस्त्री थे भारतीय राजदूत चीन में। ओके, तो भारतीय दूतावास से कोई भी व्यक्ति नहीं जा रहा वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों, पूरा मामला समझ में आ रहा है और करंट अफेयर्स अच्छा लग रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। ओके, न्यूज़ देख रहे हैं आप द हिंदू में, और ये रहे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। 1 फरवरी को उन्होंने इस पद पर ज्वाइन कर लिया है। इससे पहले वो पूर्वी जो कमान है सेना का, उसके कमांडर थे। किसकी जगह ली है? तो जनरल मोहंती की जगह ली है, जो कि 31 जनवरी को रिटायर हो गए। तो जनरल पांडे यानी मनोज पांडे ये अब सेना में यानी थल सेना के प्रमुख जनरल MM नरवणे के बाद सीनियर अधिकारी हो गए। ओके, टॉप पे हैं नरवणे, उसके बाद हैं ये मनोज पांडे। तो ये भी बात है कि हो सकता है कि अगले आर्मी चीफ ये हो जाएं, क्योंकि जनरल नरवणे वो इसी साल 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं, कुछ ही महीने में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चुनावी शुभंकर शेरा का अनावरण किस राज्य में मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया है? आंसर होगा पंजाब। ओके, पंजाब में किया गया, न्यूज़ देख रहे हैं आप, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, वहाँ पर 20 फरवरी को विधानसभा चुनाव है, इसके चलते मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं S करुणा राजू, तो उन्होंने ही इस चुनावी शुभंकर यानी शेरा का अनावरण किया है। ओके, इसमें पारंपरिक पंजाबी पोशाक शेरा और राज्य की समृद्धि ये सब दिखाया गया, प्रतीक है वो। ठीक है, तो ये है शेरा। पहनावा भी पंजाबी पहनावा पहनाया गया इसमें। अगला क्वेश्चन, मशहूर एक्टर रमेश देव का निधन हो गया 2 फरवरी 2022 को। तो उन्होंने एक्टिंग की शुरुआत किस भाषा की फिल्मों से की थी? आंसर होगा मराठी। सबसे पहले मराठी भाषाओं में उन्होंने फिल्में की थी। हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया 93 ईयर की उम्र में। और उन्होंने फेमस मूवी जो थी आनंद, जो देख रहे हैं आप, उसमें बहुत सारे एक्टर हैं, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, तो उसमें भी उन्होंने निभाई थी भूमिका एक डॉक्टर की। काफ़ी मशहूर थे और बतौर एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी भूमिका निभाई। शुरुआत में तो मराठी फिल्मों में काम किया, पहली फिल्म थी इनकी पातालाची, और हिंदी फिल्मों की बात करेंगे तो पहली फिल्म थी इनकी आरती। 285 से अधिक फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। ओके, और 190 से ज़्यादा मराठी फिल्मों में काम किया। 2013 में जो जॉली LLB आई थी, उस फिल्म में भी इन्होंने भूमिका निभाई थी। इनकी पत्नी सीमा देवी वो एक्ट्रेस रही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये फोटोग्राफ है, ये भी देख लीजिए, मुझे लगता है। और बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने, बॉलीवुड की फिल्मों में विलेन के भी भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। काबुल में ब्लास्ट कर US कमांडो को मारने वाला आतंकी दिल्ली में सुसाइड मिशन पर कब आया था, जिसका खुलासा अब हुआ है? आंसर होगा 2017 में वो आया था। अभी द हिंदू में इस पर न्यूज़
पब्लिश हुई है द हिंदू, न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह वगैरह में। और इस आतंकी की पहचान हुई है अब्दुल रहमान अल लोगारी के रूप में। 25 साल का ये युवक था और इसने सुसाइड मिशन को अंजाम दिया था। ओके, 2017 में वो दिल्ली में सुसाइड बॉम्बिंग करता, उससे पहले ही, उसके एक हफ्ते पहले ही भारतीय खुफिया जो एजेंसी है रॉ, उसने पकड़ लिया था और फिर बाद में उसे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को सौंप दिया गया था। क्या है मामला, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। दरअसल हुआ ये था, अगस्त 2021 की बात है, पिछले साल की बात है। मैप के थ्रू आपको बताते हैं जो क्या घटना हुई थी। तो ये रहा प्यारा भारत यहाँ पर, और अफगानिस्तान में चलते हैं काबुल एयरपोर्ट पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये काबुल एयरपोर्ट है, यहीं पर इस्लामिक स्टेट खुरासान एक संगठन है, आतंकी संगठन, उसके सुसाइड बॉम्बर ने काबुल एयरपोर्ट पर जो है धमाका किया था, इसी काबुल एयरपोर्ट पर, और 200 लोग मारे गए थे। 2 धमाके हुए थे। ओके, तो ये इस तरीके से धमाके हुए थे। हामिद करजई एयरपोर्ट कहलाता है। 2 गेट पे, एक ईस्ट गेट और अम्बे गेट कहते हैं दूसरा, तो वहाँ पर ये घटना हुई थी, धमाका किया गया था। एक होटल है बैरन होटल उसके पास में, और इस दौरान बहुत सारे लोग मारे गए थे, करीब 200 के आसपास बताया जाता है आंकड़ा, और इसमें 13 अमेरिकी मरीन कमांडो भी थे। तो इस घटना के बाद अमेरिका इतना घबरा गया था कि जो उसने कहा था कि हम तालिबान से यानी अफगानिस्तान को छोड़ के जाएंगे 31 अगस्त को, तो 30 अगस्त को ही अफगानिस्तान छोड़ के वो चला गया था। ओके, तो उस वक्त जो अफगानिस्तान है उस पर तालिबान का धीरे धीरे कब्जा हो रहा था, ये उस समय की बात है। तो अब क्या हुआ है, 2022 में इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस का उसका एक मैगजीन है, तो उसने चौंकाने वाला दावा भी किया है। कहा है कि जो सुसाइड बॉम्बर था, आत्मघाती हमलावर, जो युवा है, फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये तो मारा गया पिछले साल ही, जो आत्मघाती हमला किया था उस दिनों। तो वो 2017 में इंडिया आया हुआ था। इस्लामिक स्टेट खुरासान ने यानी ISKP ने इसको दिल्ली में बम विस्फोट की जिम्मेदारी दी थी। बम विस्फोट से एक हफ्ते पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को ये सूचना दी कि न्यू दिल्ली में एक आत्मघाती बम विस्फोट होने जा रहा है, और कौन करने जा रहा है इसके बारे में भी रॉ को बताया गया था। तो उसके रॉ ने और इंडियन एजेंसियों ने उसे पकड़कर पूछताछ की, उसके बाद फिर CIA के हवाले कर दिया गया। अफगानिस्तान में इसको ले जाया गया CIA के द्वारा, और वहाँ की अदालत ने 5 साल जेल की सज़ा सुनाई थी। ठीक है, ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, 2017 में पकड़ा गया था। अब बाद में CIA ने इस सुसाइड बॉम्बर को बगराम एयरबेस, जो अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस था, तो वहाँ पर उसी के पास में परवान जेल है, तो वहाँ पर भेज दिया था, जेल में था ये। लेकिन हुआ ये कि जब अफगानिस्तान में तालिबान का हमला हुआ और कब्जा होने लगा, तो उस समय बगराम एयरपोर्ट छोड़ के अमेरिका तो वहाँ से निकल गया, और सिर्फ काबुल एयरपोर्ट पे रह गया अमेरिका। ओके, न्यूयॉर्क टाइम्स में ये डिटेल में इस पर न्यूज़ भी छपी है। ठीक है, तो उसके बाद जब तालिबान ने सारे जेल ओपन कर दिए, तो ये भी आज़ाद हो गया, और फिर ये आत्मघाती कदम की ओर चला, और काबुल एयरपोर्ट पर उसने विस्फोट कर दिया था। ISK जो है यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान, इसके और तालिबान के बीच में दुश्मनी है, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, और ISK जो है वो तालिबान के विरोध में वहाँ पर कई सारे धमाके भी करता रहा है। ठीक है, तो एक बड़ी घटना की बात सामने आई है। रॉ की बात कर लें, उसका फुल फॉर्म क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंडियन खुफिया एजेंसी, जो कि विदेशों में काम करती है। इसके चीफ कौन है, सामंत गोयल। हेडक्वार्टर दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी, 21 सितंबर 1968 को, और सीधे ये प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत आता है ये रॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बजट 2022-23 के अनुसार एयर इंडिया को बेचने के लिए सरकार ने इसका कर्ज चुकाने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में कितनी रकम खर्च की। जो अभी बजट पेश हुआ है यानी 2022-23 का, उसमें 21-22 के बारे में भी डिटेल है। ठीक है, तो इस बारे में बताते हैं आपको। इसका आंसर होगा 51,971 करोड़ रुपये। इतनी बड़ी रकम
सरकार ने टाटा ग्रुप को जो बेची है, टाटा ग्रुप की कंपनी टेलेस प्राइवेट लिमिटेड को एयर इंडिया बेच दिया है। तो बेचने के लिए सरकार ने अपने जेब से पैसा खर्च किया है। ओके, जिस विनिवेश को, डिसइन्वेस्टमेंट को भारत की सफलता बताया जा रहा है, मतलब सफल डिसइन्वेस्टमेंट बताया जा रहा है, तो उस महाराजा को बेचने के लिए ही पैसा सरकार को खर्च करना पड़ा है। ओके, इसका खुलासा कैसे हुआ कि कहाँ से ये पैसा खर्च हुआ है? तो जो बजट पेश हुआ है, ये है बजट का एक हिस्सा है, बजट एट ए ग्लांस। तो उसमें एक छोटी सी पतली सी लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, इसे बड़ा करके दिखाता हूँ, ये है लिखा हुआ। ओके, तो इसी में जिक्र है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में पिछले साल के उसमें 51,971 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। किस पर किए गए हैं? तो AIAHL, एयर इंडिया, यानी एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड को। लेकिन अभी भी अगले फाइनेंशियल ईयर में 9,200 करोड़ रुपए का कर्ज एलोकेट किया गया है, जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी 2022-23 में इंडियन गवर्नमेंट ये देगी। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बोझ था सरकार के लिए, जिसको हटाने के लिए सरकार को इतनी बड़ी रकम खर्च करनी पड़ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे 2022 कब मनाया गया? 2 फरवरी 1971 को ऐसा हुआ था कि ईरान के रामसर शहर में वेटलैंड संरक्षण के लिए रामसर वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था। तो उसी दौरान एक इंटर गवर्नमेंटल संधि हुई थी, तो उसी के याद में ये 2 फरवरी को आयोजित किया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, वेटलैंड किसको कहते हैं? तो नमी या दलदल वाली जगह को कहते हैं, ऐसे स्थान को जहाँ पौधे, पशु प्रजाति, उसकी विविधता हो, मतलब पानी हो लेकिन वो कम हो, दलदल जैसी स्थिति हो। तो 2022 की थीम क्या है? लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई, यानी वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्पुतुक गस्टर फेस्टिवल ये किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? आंसर होगा लद्दाख। ओके, लद्दाख में ये 30 और 31 जनवरी 2022 को ये आयोजित किया गया है, लेह लद्दाख में। और हर साल ये स्पुतुक जो मठ है वहाँ पर आयोजित होता है, उस मठ पर, और बड़े धूमधाम से इसको आयोजित किया जाता है। इस तरह की वेशभूषा बनाकर वहाँ नृत्य यानी डांस किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगाल में फिर से प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं जिनका नाता भारत से रहा है। आंसर होगा एंटोनियो कोस्टा। न्यूज़ आप देख रहे हैं, एंटोनियो कोस्टा। देखिए, वो पहले भी प्राइम मिनिस्टर थे, इससे पहले भी 2015 से थे, और अभी जो इलेक्शन हुआ है उसमें फिर से चुने गए हैं। ओके, इनका जन्म तो मोजाम्बिक में हुआ था, लेकिन उनका गोवा से संबंध है। उनके दादा जो हैं, इस न्यूज़ में भी देख रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि इंडिया कनेक्शन है उनका। तो उनके जो दादा थे, उनका जन्म गोवा में हुआ था। गोवा उस समय पुर्तगाल का उपनिवेश था। ओके, तो पुर्तगाल में ये चुना गया। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। मुद्रा क्या है? यूरो। और पुर्तगाल के प्रेसिडेंट कौन है? मार्सेलो रेबेलो डी सोसा। अगला क्वेश्चन, एडवोकेट रुपिंदर सिंह सूरी, उनका निधन हो गया 31 जनवरी 2022 को। तो वो किस पद पर तैनात थे? आंसर होगा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। इस वक्त थे वो। उनको केंद्र सरकार ने जून 2020 में ASG यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया था। और उनके बारे में बताऊं, फोटोग्राफ ये रहा उनका। 15 साल तक वो पंजाब के लिए सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी वकील के रूप में उन्होंने काम किया। क्या होता है सॉलिसिटर जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल? देखिए, केंद्र सरकार के लॉ ऑफिसर होते हैं, तो उसमें ये तीसरा रैंक होता है। लॉ ऑफिसर में केंद्र सरकार के वो सबसे ऊपर का स्थान होता है अटॉर्नी जनरल। इस वक्त अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल। दूसरा स्थान आता है सॉलिसिटर जनरल का। इस पद पर इस वक्त हैं तुषार मेहता। जबकि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल वो तीसरी रैंक है। उसमें कई सारे एडवोकेट वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल होते हैं। तो उनमें से ये एक थे एडवोकेट रुपिंदर सिंह सूरी, जिनका निधन हो गया। अब सवाल जो आपसे मैंने किया था,
क्वेश्चन ये किया था कि बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के लिए भारतीय दल का शेफ डी मिशन यानी मिशन प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था। आंसर होगा इसका हरजिंदर सिंह। ओके, हरजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया था। वो वर्तमान में आइस हॉकी एसोसिएशन के इंडिया के वो सेक्रेटरी जनरल हैं। और आपको बताऊं कि बीजिंग ओलंपिक में इनकी जिम्मेदारी है सेफ्टी मिशन की। सेफ्टी मिशन क्या होता है? ये जिम्मेदारी होती है मतलब कि एथलीट के दल, कोच, इन सबको सही वातावरण मिले, सही भोजन मिले, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखा जाए, उसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी इनके पास होती है, यानी सेफ्टी मिशन के पास होती है। तो इनको बनाया गया। ओके, तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ये वीडियो कैसा लगा। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और हाँ, पिछले साल का करंट अफेयर्स का बुक और ई बुक दोनों अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।